हेलो टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थक्वेक और एविडेंस ऑफ अर्थ इंटीरियर। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारी जो अर्थ है, इंटीरियर अर्थ है, वो कितनी लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। जो क्रस्ट हमने पढ़ा था, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर में डिस्ट्रीब्यूटेड है वो। तो आज हम देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या होता है और उसके एविडेंसेस जो हमें अर्थ इंटीरियर को का पता करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। ये देखिए, आज हम पहले देखेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है। अर्थक्वेक क्या होता है? जब हमारा जो लिथोस्फेयर है, जो मैंने कल आपको बताया था, जो क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के बनता है, अपर मेंटल का कुछ पोर्शन मिला के और जो क्रस्ट जो होती है उन दोनों को मिला के जो हमने लिथोस्फेयर कल बोला था, वो लिथोस्फेयर का मूवमेंट, शेकिंग होना उसके अंदर, वो हमारा अर्थक्वेक होता है। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि भूकंप आ गया, वो चीज़। ये देखिए, द एनर्जी जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, ये एनर्जी तो होती है जो वेव की फॉर्म में हमेशा बाहर की साइड आती है। इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स इज मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ द नॉन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो हमारा ये अर्थक्वेक होता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम अर्थ का इंटीरियर कैसे पता लगाएंगे। सिस्मिक वेव्स जो हमने कल पढ़ी थी, जो प्राइमरी थी और सेकेंडरी थी और लव वेव्स थी और रेले वेव्स थी, वो सिस्मिक वेव थी, passing through the earth are refracted in a way that show distinct discontinuities within the earth interior and provide basis of the earth has। जो सिस्मिक वेव थी, जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ इंटीरियर का पता करने के लिए हम उनकी वो देखेंगे कि उसकी हेल्प से, उन वेव्स की हेल्प से, सिस्मिक एक्टिविटी की जो होती है, उन वेव्स की हेल्प से हमें अर्थ के इंटीरियर का कैसे पता लगता है। ये जो स्टडी हमें करके जो बताते हैं, जिनकी स्टडी हम करेंगे सिस्मिक एक्टिविटी की, हमें क्या बताएंगे कि हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है, आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है, सॉफ्ट एस्थेनोस्फेयर है और रिजिड लिथोस्फेयर है। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, अर्थक्वेक होता क्यों है, कोजेज क्या है अर्थक्वेक के होने के। एब्रप्ट रिलीज ऑफ द एनर्जी अलोंग अ फोल्ड कोजेज अर्थक्वेक वेव्स। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हमारी जो प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेयर के अंदर, वो प्लेट्स हमेशा मूव करती है, कभी वो कन्वर्ट्स करते हैं, कभी डाइवर्ज करते हैं। ओनली सिर्फ एक प्लेट तो है नहीं जो हमारी अर्थ में बनी हुई है। हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारी मेजर और माइनर प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, उन वेव्स के अलोंग जो फोल्ट होता है, उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है वो अर्थक्वेक वेव्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होती है। अ फोल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक लेयर। जो हमारी प्लेट होती है, जो रॉक्स की फॉर्म में होती है, वो जो फोल्ट होता है उसके अंदर वो ब्रेक होता है, और जो रॉक्स के अंदर जो फोल्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जैसे डाइवर्जेंट प्लेट है। ठीक है, ये दोनों है प्लेट्स है हमारी, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये अगर ये वाली प्लेट का जो हमारा एस्थेनोस्फेयर, जो मैंने आपको बताया था, जो सेमी मोल्टन स्टेज में है, अगर वो इस साइड मूव करेगा, लेफ्ट की साइड, और जो दूसरी प्लेट का जो मेंटल वाला जो पोर्शन था ना, जो एस्थेनोस्फेयर वाला है, अगर वो राइट साइड मूव करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। तो इनके बीच में जो फॉल्ट है, ठीक है, वो बता रहा है ये, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगा, तो जिनके बीच में डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे अगर वो डाइवर्ज करेगा तो उनके बीच में मूवमेंट भी होगी, शेकिंग होगी। ठीक है, जिससे हमें क्या फील होता है कि अर्थक्वेक आ गया है। बट द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय ओवरलैइंग रॉक स्ट्रेटा प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द रॉक। लेकिन फ्रिक्शन हम देखते हैं ना कि हम जैसे मूव करते हैं, फ्रिक्शन जो ऐसा फोर्स होता है जो हमारी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, ये हमें रेजिस्ट करता है वो कम होने से। विद द टाइम प्रेशर बिल्ड्स अप, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम पे फ्रिक्शन जो है वो उसको पूरा नहीं रोक पाता है। अंडर द इंटेंस प्रेशर रॉक लेयर एट अ सर्टेन पॉइंट ओवर कम्स द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द ओवरलाइंग, यही यहाँ पे बताया गया। फिर वहाँ से क्या होता है, वेव्स रिलीज होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि बॉडी वेव्स हैं, जो पी और एस वेव्स थी। ये देखिए, दिस causes a release of the energy and the energy waves travel in all direction। जो हमारी जो बॉडी वेव्स थी, वो जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो वेव्स की फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में वो जाएंगी। द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस। जैसे देखिए, ये हमारी अर्थ है, एक ऐसा पॉइंट लिथोस्फेयर के अंदर जहाँ पर ये फॉल्ट डेवलप हुआ था, वहां से एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, जो हर एक डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जाएगी।
ये आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, ठीक है, अच्छे से। हर एक डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है, जब द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज, ऐसा पॉइंट जहां पर एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट करेगी। जैसे इसमें क्या था, ये यहाँ पर होने रिलीज हो गई, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। और जो अर्थक्वेक ऑल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, जैसे जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे। उसके बाद जो मैंने कल आपको बताया था कि जो वेव्स बॉडी वेव्स थी और सरफेस वेव थी, बॉडी वेव सरफेस के ऊपर पहुंचने के बाद वो आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सरफेस वेव्स में हो जाती हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, जहां पर सरफेस के ऊपर ऐसा पॉइंट, देखिए एक तो ये वाला पॉइंट है, डिस्टेंस है, और एक ये ऐसे ऐसे जाएगी, तो इनमें सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही होगा ना जो परपेंडिकुलर होगा। तो ये छोटा डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर ये पहुंचेगी सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। ये जो हमारा फोकस था, फोकस को हम क्या बोलते थे एक साथ में, हाइपोसेंटर। और जो सरफेस के ऊपर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जहाँ पर ये पहुंचेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, सबसे पहले यहाँ पे पहुंचेगी तो ये सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगी। इट इज़ द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव ही है क्योंकि 90 डिग्री पे है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखिए ये अब बताया गया, देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, जो मैंने कल आपको बताया था कि सिस्मिक वेव्स होती हैं जो वो दो पार्ट्स में होती है, बॉडी में और सरफेस में। तो ये क्या कह रहा है कि बॉडी वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, जो मैंने कल आपको बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। पी वेव्स मूव फास्टर एज कम्पेयर टू द एस वेव्स, तो इसलिए हमारी प्राइमरी वेव जो सरफेस पे है ज़्यादा फास्ट होने की वजह से प्राइमरी वेव हमारी पहले पहुंचेगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव। दीज आर द सिमिलर टू द साउंड वेव्स, जो मैंने कल आपको बताया था कि साउंड वेव्स के फॉर्म में मूव करती हैं, जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में मूव करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कंप्रेस हो गया, यहाँ पे ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर ये कंप्रेस हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। फिर आगे क्या है, दे ट्रेवल थ्रू द गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड, जो हमारी प्राइमरी वेव होती है वो तीनों तीनों सॉलिड्स तीनों फॉर्म्स में मूव करेगी, जैसे सॉलिड में भी करेगी, लिक्विड में भी करेगी और गैस में भी करेगी। ये डायग्राम मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। देखिए एस वेव्स जो प्राइमरी था वो तो हो गया हमारा, अब क्या था हमारा सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस विद द सम टाइम लैग, सम टाइम लैग क्यों, क्योंकि एस वेव्स की जो स्पीड थी वो कम थी प्राइमरी वेव से। These are called secondary waves. As an important fact as waves is that they travel only through solid material. इनकी क्वालिटीज जो मैंने कल आपको बताई थी कि ये सिर्फ सॉलिड में ही पास होगी, और जो प्राइमरी वाली थी वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पास होगी। दिस इज करेक्टरिस्टिक, तो एस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, या आप आगे देखेंगे यही करेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करती है कि हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे पता लगाएंगे। It is helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. Reflection causes waves rebounds, whereas refraction waves move in the different directions. क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन तो ये होती है, अब जैसे ये रे आई है, ठीक है, और जो ये किसी की चीज से टक्कर लगकर इसकी, जैसे ये इसके ऊपर आएगी और ये वापस उसी मीडियम में चले जाएगी, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन, रिबाउंड्स, रिबाउंड हो गई है, ये होता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि ये सॉलिड स्टेट है और ये लिक्विड स्टेट है, ठीक है। जब हमारी प्राइमरी वेव सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएगी, एक तो ये डायरेक्शन चेंज कर लेगी, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होगी, डिफ्लेक्ट करेगी, डायरेक्शन चेंज होएगी और ऊपर से इसकी स्पीड भी चेंज होगी। मैंने कल आपको बताया था कि सॉलिड में तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो हमारा लिक्विड है इसमें स्पीड क्या होती है, कम होती है। जो मैंने आपको बताया था ना कि प्राइमरी वेव जब मूव करेगी, जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी, उसकी स्पीड क्या आएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एस वेव। बट हाउ दिस प्रॉपर्टीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी waves help in the determining
द अर्थ इंटीरियर। अब ये क्या कहता है कि जो हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जो सिस्मिक एक्टिविटी है, इनसे हम कैसे पता लगाएंगे कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। ये देखिए, रिफ्लेक्शन कोजेज वेव्स टू रिबाउंड वेयर एज द रिफ्लेक्शन मेक्स वेव मूव इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखना, ठीक है। द वेरिएशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स आर इन्फर्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रिकॉर्ड ऑफ सिस्मोग्राफ। जो हमारा अर्थक्वेक होता है, तो हम इसकी इंटेंसिटी किससे मेजर करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। चेंज इन द डेंसिटी ग्रेटली वेरीज द वेव वेलोसिटी। स्पीड चेंज होगी अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। बाय ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द वेलोसिटी डेंसिटी ऑफ द अर्थ एज द होल कैन बी एस्टिमेटेड। जैसे जैसे हमारी जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, हम वहाँ से उसकी डेंसिटी का भी पता लगा सकते हैं। बाय द ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एमरजेंस ऑफ शेडो जोन्स डिफरेंट लेयर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये आगे आपको बताऊंगी मैं अच्छे से। ये देखिए, ये क्या है हमारा एस वेव्स का वो है। देखिए जैसे हमारा क्या था, एस वेव का ये, ठीक है। तो हमारी एस वेव है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है हमारा फोकस है, ठीक है। फोकस था ये जहाँ से हमारी एनर्जी शेकिंग हुई थी अर्थ की। तो यहाँ से शेकिंग हुई थी, तो जो हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो वेव की फॉर्म में होगी और वो हर डायरेक्शन में मूव करेगी। अब जैसे ये क्या कर रही है, हर डायरेक्शन में मूव करती हमें दिखाई दे रही है। लेकिन इसने क्या कहा कि जो हमारी सेकेंडरी वेव थी, सेकेंडरी वेव किस मीडियम में पास होगी? ओनली सॉलिड में होगी। अगर हमारी अर्थ के अंदर कोई भी लिक्विड स्टेट आती है या फिर हमारी गैसियस स्टेट आती है तो वो वहाँ से पास नहीं होगी। तो सिस्मोग्राफ पे हमने अपनी अर्थ के ऊपर हर जगह पे सिस्मोग्राफ प्लॉट कर दिए कई कई जगह पर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी सेकेंडरी वेव है फोकस से पास होती है हर एक डायरेक्शन में। लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे हम एस वेव का हम पता नहीं लगा सकते, जो रिकॉर्ड नहीं होती है हमारी सिस्मोग्राफ के ऊपर। तो ये हमारी एस वेव थी। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ये हर डायरेक्शन में मूव करती गई, तो हम क्या देखते हैं 103 से, और यहाँ पर जो A103 हमारा जो ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड है, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें एस वेव्स का पता नहीं लगता है, को हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं होती है हमारी सिस्मोग्राफ में। ऐसा क्यों होगा? तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी जो हर डायरेक्शन में जा रही थी लेकिन ये यहाँ पर नहीं हुई शो, तो इसका मतलब ये पास नहीं हुई, कोई अर्थ में कोई ऐसा मीडियम है जहाँ से ये पास नहीं हुई। तो पास नहीं हुई तो वो मीडियम क्या होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा, ठीक है। ये हम पता लगा सकते हैं। तो मतलब वो सॉलिड तो नहीं है अपनी अर्थ पूरी, ये हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए, हम पी वेव्स का भी देखेंगे। पी वेव्स का डायग्राम यहाँ पे, तो ये देखिए, पी वेव्स का शेडो जोन हम कैसे पता लगेगा? देखिए, पी वेव्स का शेडो जोन कैसे पता लगेगा? हमारी जो प्राइमरी वेव्स थी वो हमेशा हर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो वो हर मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स थी कि वो हर एक मीडियम से पास हो सकती है, सॉलिड से हो सकती है, लिक्विड से हो सकती है और गैस से हो सकती है। तो हमारा पी वेव का जो शेडो जोन है वो कुछ लिमिटेड पोर्शन पे ही है, ठीक है। जो ये 103 से 142 डिग्री है और यहाँ पर भी है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये बीच का जो पी शैडो जोन क्यों बना है, अब जैसे यहाँ से सारे डायरेक्शन में पास होगी, लेकिन जैसे हम क्या देखते हैं, अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड में चेंजेस होगा, से सॉलिड से लिक्विड में जाएगी प्राइमरी वेव, तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ से आ रही थी, ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी जब इसका मीडियम चेंज हुआ, क्योंकि हमारी जो आउटर कोर है ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में। तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में गई, वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है यहाँ से, ठीक है। डाइवर्ट होने के बाद हम क्या देखते हैं, जैसे हमें डायग्राम में पता लग रहा है, फिर से वो कोर से आगे किस में पास हो गई है, आगे बीच में लिक्विड आया था, फिर लिक्विड के बाद वो फिर से सॉलिड में आई है, फिर से इसकी डायरेक्शन चेंजेस हुई हैं और स्पीड में भी फर्क पड़ेगा इसका। तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा, एक तो ये पोर्शन है इतना और एक ये इतना पोर्शन है। हम क्या देखते हैं, इस पोर्शन में हमारी पी वेव्स शोन नहीं होगी सिस्मोग्राफ पर, ठीक है। ये हमारा पी और एस वेव्स का शेडो जोन हो गया है। और क्या देखते हैं हम,
और क्या था हमारा जो एक बात नोट करना कि प्राइमरी वेव्स जो होती है इसका शेडो जोन कम होता है एस वेव के शेडो जोन से, क्योंकि हमने क्या देखा था एस वेव के शेडो जोन में क्या था, ये वाला पोर्शन भी था, ये भी था और ये भी था, और प्राइमरी वेव वाले में जो शेडो जोन है वो सिर्फ ये है और ये है। ठीक है, ये हम इस डायग्राम से पता लग रहा है। देखिए ये दिखा रहा है, यहाँ पर ये फोकस था, ये हमारा फोकस था। ठीक है, जहाँ हर एक डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं, पी और एस वेव्स दोनों मिल रही हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एस कौन सी वेव मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ ओनली प्राइमरी वेव। और जो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे प्राइमरी वेव नहीं मिल रही, यहाँ पे भी नहीं मिल रही, और जो हमारी एस वेव है वो ना तो यहाँ पे मिल रही, ना यहाँ पे मिल रही और ना यहाँ पे मिल रही। ठीक है, देखिए ये भी वही डायग्राम है जो हमें शो कर रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन दिख रही है हमें, स्पीड का चेंज हो गया और डायरेक्शन का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या दिखा रहा है ये डायग्राम कि हमारी प्राइमरी वेव्स जो है वो ब्लैक वाली है और एस रेड वाली है वो एस वेव्स हैं। तो ये क्या देख रहे हैं हम, ये जो ब्लैक पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ ओनली प्राइमरी वेव पहुंची, यहाँ पे एस वेव नहीं पहुंची, ये शो कर रहा है कि ये शैडो जोन है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे क्या है, सिस्मोग्राफ पे पी भी पता लग रही है और एस भी पता लग रही है, और जो ये सिस्मोग्राफ स्टेशन जो ये शैडो जोन है यहाँ पर हमें ना तो पी वेव दिख रही है ना एस वेव दिख रही है, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर हमें ओनली पी वेव्स नजर आ रही है, एस वेव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये एस का शैडो जोन है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो अर्थक्वेक है उसके इंटेंसिटी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि जो हम मेज़र करेंगे रिक्टर स्केल से, तो ये देखिए जापान में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 9 है, 8 है, 7 है। तो उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग जो सिस्मोग्राफ पे प्लॉट हुआ है उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा का है वो कैटास्ट्रोफिक है, डिजास्टरस है, डिस्ट्रक्टिव है, ये हम उसके बारे में पता लगाएंगे। ये देखिए आगे ये वही चीज़ बताई गई है। देखिए ये अर्थक्वेक था, इस पोर्शन से भी आ सकता है अर्थ के, जैसे अर्थ हमारी गोल है वो कहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन हमारे सिस्मोग्राफ तो हम कहीं पर भी प्लॉट कर सकते हैं ना अपनी पूरी अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर आया है अर्थक्वेक। ठीक है, जिसका फोकस है और ये एनर्जी हर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये हमारा इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये देखिए लिक्विड फॉर्म में इसलिए लाइट ऑरेंज कलर है। ठीक है, तो फिर जैसे जैसे मूव कर रही थी ये आगे क्या हो गया, हमारी डाइवर्ट होती गई, जो हमने डायग्राम में देखा था वो इसका शेप थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया गया। ये देखिए हाउ डू पी एंड एस वेव्स गिव एविडेंस ऑफ फॉर अ लिक्विड आउटर कोर, जो मैंने आपको बताया था कि एस वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक है जो हमें हेल्प करेगी कि ये सिर्फ सॉलिड में ही पास होगी, लिक्विड और गैस में से पास नहीं होगी। तो इसका मतलब जहाँ से वो पास नहीं है वो स्टेज कौन सी है, या तो वो लिक्विड है या फिर वो गैस है। The seismic shadows are effects of seismic waves striking the core mantle boundary. ठीक है, P and S waves radiate spherically away from the earthquake focus in all direction. Focus से वो हर डायरेक्शन में गई है and return to the surface by many path. देखिए ये अर्थ है यहाँ से हर एक डायरेक्शन में गई है, उस सरफेस के ऊपर वो पता नहीं कितनी बहुत सारी पाथ से, जो सरफेस अर्थ का सरफेस है जहाँ पे वो पहुंची है, तो वो बाय मैनी पाथ्स पहुंची है। एस वेव्स हैव डन डू नॉट अपीयर बियॉन्ड द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दिस, वही चीज़ बताई गई है कि हमारा जो एस वेव्स का था वो 103 से लेके यहाँ तक था। ठीक है, एज दे आर स्टॉप्ड बाय द लिक्विड, लिक्विड से स्टॉप कर दी गई है क्योंकि वो जो हमारा आउटर कोर था वो गया था लिक्विड स्टेट में था। एंड पी वेव्स डोंट अराइव, ये जो हमारा शेडो जोन पी का बताया गया है। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन जो है चेंज हो गई थी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। देखिए आगे की पॉइंट्स क्या है इसमें, सिस्मिक शेडो जोन, एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस वेयर सिस्मोग्राफ कैनॉट डिटेक्ट एन अर्थक्वेक आफ्टर द वेव हैव पास्ड थ्रू द अर्थ, कि जो हमारा अर्थ था
जो हम देख रहे थे यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी ना तो हमें पी वेव्स मिली थी और ना हमें एस वेव मिली थी इस रीजन में, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा शेडो जोन। ठीक है। पी वेव्स आर रिफ्रैक्टेड बाय द लिक्विड आउटर कोर। पी वेव्स रिफ्रैक्ट हुई है लिक्विड कोर से, रिफ्रैक्ट तो वो ऑलवेज करेंगे क्योंकि वो पास तो हुई है ना उसके अंदर से। पी वेव्स की तो करेक्टरिस्टिक थी वो सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो जाएगी, एंड आर नॉट डिटेक्टेड बिटवीन दिस एंड दिस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड आउटर कोर and not detected beyond 104 degree. This information led scientists early in the 1900 में हमें पता लगी थी to इससे हमें क्या पता लगा कि हमारा जो आउटर कोर है वो किसमें है, लिक्विड स्टेट में। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड जो हमारा सिस्मोग्राफ होता है वो जो कैसे मेजर करेगा, मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करेगा वो उसका, विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल। इसको मेजर करने के लिए 3 स्केल्स यूज होते हैं। मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिक्टर स्केल। एक तो रिक्टर स्केल है। मैग्नीट्यूड रिलेट्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। ठीक है। मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड एब्सोल्युटली इन द नंबर 0 से 10 हम मेजर करते हैं। द इंटेंसिटी स्केल इज आफ्टर मर्केले। एक मर्केले स्केल होता है, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे ये। द इंटेंसिटी स्केल टू अकाउंट विजिबल डैमेज कोज्ड बाय द इवेंट। द रेंज जो मर्केली है इसकी रेंज इज 1 to 12 है, और जो रिक्टर स्केल है वो 0 to 10 है। ये देखिए, पिछले जो हमारे हमने चैप्टर करे थे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रह गई थी, वो देखते हैं अभी। कॉन्टिनेंट था हमारा, कॉन्टिनेंट का तो मैंने आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं महासागर। तो ये क्या था, हमारा लार्ज लैंड मास। ये क्या था, हमारा लार्ज लैंड मास था सराउंडेड बाय वाटर। हम क्या देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड जो था वो 7 कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट था। ये क्या है, हमारे लार्ज लैंड मास है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। ठीक है। ये जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट, हम कहते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी पानी है जो हम बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंट की क्या डेफिनेशन है, ये एक लार्ज लैंड मास है जो चारों तरफ से पानी के को घेरा हुआ है। ठीक है, लार्ज लैंड मास। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है आइलैंड। ये कहता है कि आइलैंड होता क्या है। पहले जो हमारा था वो था कॉन्टिनेंट था, और जो अब है हमारा सेकंड है आइलैंड। ये क्या होता है, वो तो हमारा लार्ज लैंड मास, और ये आइलैंड क्या होते हैं, स्मॉल लैंड मास। ठीक है, ये छोटे होंगे जो चारों तरफ पानी से घिरे होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये है आइलैंड है हमारा। और जो वो जैसे एशिया था, एशिया तो कितना बड़ा था, तो वो लार्ज लैंड मास था, और जो हमारा आइलैंड है वो स्मॉल लैंड मास है। कहने को तो कॉन्टिनेंट भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और आइलैंड भी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है कि कॉन्टिनेंट जो है वो लार्ज लैंड मास है और जो हमारा आइलैंड है ये स्मॉल लैंड मास है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है ओशन। ओशन क्या होता है, महासागर जिसको बोलते हैं। जैसे हमने पढ़े थे कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक है, इंडियन है, सर्दर्न ओशन है, आर्कटिक है। ठीक है, ओशन की डेफिनेशन क्या होगी, ओशन क्या है, ऑलवेज किससे बाउंड्री शेयर करेगा, विद कॉन्टिनेंट्स। महासागर जैसे ओशन एक बड़ी टर्म है। ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्टिनेंट के साथ करेगा। हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा क्या है, पैसिफिक ओशन है, ये हमारा पैसिफिक है। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए, ये चाइना है यहाँ पे, और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो हमारा पैसिफिक ओशन जो है ये बाउंड्री किससे शेयर कर रहा है, हमारे कॉन्टिनेंट के साथ। और आगे क्या है हमारी नेक्स्ट टर्म, देखिए ये है सी। सी क्या होता है, सी हम छोटी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो सी क्या है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं जो सिर्फ किससे बाउंड्री शेयर करेगी, हमारी कंट्रीज़ के साथ। हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारी इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारी कंट्री है, पेनिनसुलर पार्ट जो इंडिया का है,
तो कंट्री के साथ जो बाउंड्री शेयर करेगी वाटर की उसको हम सी बोलते हैं। जैसे ये है बे ऑफ बंगाल और ये है हमारा अरेबियन सी, तो यहाँ पे हम सी वर्ड यूज़ करते हैं अगर हमें कंट्रीज़ की बाउंड्री के बारे में बात करनी हो। और अगर हमें कॉन्टिनेंट की बाउंड्रीज के बारे में बात करनी है तो वो हो जाएगा हमारा ओशंस। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं सब कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो बे क्या होता है, बे टर्म है हमारे, बे में क्या होता है, गल्फ क्या होती है और पेनिनसुला क्या होता है। बे क्या होती है हमारी, थ्री साइडेड होती है लैंड मास, थ्री साइडेड लैंड मास बॉडी है। ठीक है, तो इसका जो आउटलेट है वो मोर है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बे है। जैसे ये हमारा इंडिया था और यहाँ पे जैसे म्यांमार अदर कंट्रीज हो गए यहाँ पे, तो इसका जो आउटलेट है थ्री साइडेड, जैसे ये वाली है, ये वाली और ये वाली है, ये तीनों साइडेड तो क्या है, ये लैंड मास है। ठीक है, वन साइडेड जो इसका आउटलेट है वो क्या, आउटलेट क्या है इसका, ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बे बोलते हैं। और फिर जो हमारी गल्फ होती है वो ऐसे होती है, जो ये पानी के बाहर के निकलने का रास्ता जो होता है उसको हम आउटलेट बोलते हैं। तो इसका आउटलेट क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है। जो कम वाला है उसको हम गल्फ बोलते हैं और जो हमारा ये क्या है, आउटलेट जिसका ज़्यादा है उसको हम बे बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गल्फ ऑफ, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे ये गल्फ बन गई ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो उसका जो आउटलेट है वो बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है कि थ्री साइडेड लैंड मास होता है कवर विद वाटर, यहाँ पे पानी पानी है। ठीक है, तो जो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, जो एग्जांपल बताती हूँ आपको, ये पेनिनसुलर इंडिया है, इसके तीनों तरफ क्या है, पानी है और एक तरफ लैंड मास है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। ये होगी हमारी टर्म्स, ये आपको आगे काम आएंगे, हमेशा डाउट बना रहता है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, डे लाइट सेविंग टाइम। ये हमारा जो लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर था उसमें ये टॉपिक रह गया था हमारा गलती से। ठीक है, डे लाइट सेविंग टाइम ये आता है कई बार। इसका मतलब क्या होता है, चेंज द टाइम ऑफ द क्लॉक टू सेव द डे टाइम। अब जैसे ये हमारी इंडिया है, डायग्राम देख लेना आप। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था हमारा, हम क्या देखते हैं, जो ये हमारा गुजरात वाला पोर्शन है, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर है। ठीक है, तो ये जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम थी 82.5 डिग्री से पास होती थी ईस्ट से। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं इनके बीच में 2 आवर का गैप था। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या माना जाता है, वो इसके अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो अगर यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे 6 बजे हैं, तो यहाँ पर 7 बजे होंगे और यहाँ पर 5 बजे होंगे सुबह के। तो हम क्या देखते हैं, अगर हम ऐसे बोल दें कि हमारा जो ऑफिस का टाइम है वो हमारा 8 बजे से है, अगर हम क्या बोलते हैं यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग अनाउंस कर देते हैं कि हमारा ऑफिस टाइम क्या है, 8 बजे है। ठीक है, ऑफिस टाइम पे आने का टाइम क्या हो गया, ये हमारा 8 बजे हो गया। तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर तो सूरज हमारा पहले ही आ गया था, तो ये 1 घंटा आगे है वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर दिन तो पहले हो गया। तो अगर हम यहाँ पे कहें कि छुट्टी होनी है, जो ऑफिस का जो क्लोजिंग टाइम है अगर वो 5 बजे है, इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग टाइम हम 5 कहते हैं, तो यहाँ का क्लोजिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाए 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ का जो क्लोजिंग टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोजिंग टाइम 5 था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 6 होगा क्योंकि 1 घंटा ये आगे है। ठीक है, और यहाँ पर कितने बजे हैं हमारे, यहाँ पे 8 बजे हैं, तो यहाँ पर 1 मिनट, कुछ करेक्शन होगी, दोबारा बताती हूँ आपको अच्छे से। जैसे हमारा गुजरात है, ठीक है, ऐसे ही डायग्राम ड्राइंग है मेरी तो थोड़ा देख लेना। ठीक है, तो ये क्या बोलता है हमारा, देखिए ये क्या बोलता है हमारा, ये गुजरात था हमारा
और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश था। दोनों के बीच में क्या था, 2 आवर का गैप था। ठीक है, 2 आवर का गैप है। तो अब देखिए आगे, 2 आवर का गैप है दोनों के अंदर। तो जो हमारा ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, 2 घंटे का गैप है और ये 82.5 है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला है ये 1 घंटा आगे है और गुजरात वाला है 1 घंटा पीछे है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे टाइमिंग में हम देखेंगे, तो अगर ये हमारा सबसे पहले सूरज को देखेगा, हमारा ईस्ट वाला पोर्शन, तो यहाँ पर क्या होगी, शाम भी जल्दी होगी। तो शाम भी जो जल्दी होगी तो हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी अगर हम ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक है, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये 2 घंटे पीछे है एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये 2 घंटे पीछे हैं। तो फिर हम क्या देखते हैं, इसका जो है 2 घंटे पीछे है, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, 2 घंटे पीछे होने के कारण जो इसका जो टाइमिंग है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दिन में भी चलेगी। तो ये हम क्या देखते हैं कि हमें लाइट को सेव करना है, क्योंकि ये हमेशा 2 घंटे का जो ये टाइम लैग है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए तो हम इसलिए बोलते हैं कि हमें अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे अगर 8 है तो हम यहाँ पर 9 बजा देंगे। ठीक है, तो हम उसका वही उसी के अकॉर्डिंग अगर हम ऑफिस का टाइम करें या अपनी वॉच में टाइम को चेंज कर लें, इसको हम बोलते हैं कि डे लाइट सेविंग टाइम, कि जो हमने अपने दिन का टाइम है उसको हमने सेव कर लिया है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर हम अपने वॉच में टाइम चेंज नहीं करते तो हम क्या होता है, जो लाइट जो हमारे सन से जो लाइट आती है हमारी, उसको हम सेव कर लेंगे और एनर्जी हमारी बच जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी हमें चलानी नहीं पड़ेगी और उसका हम यूज़ कर लेंगे सन की रेज़ का, जिससे हमें नेचुरल लाइट मिलेगी। ठीक है, ये आपका हो गया। और क्या था, एक पोर्शन और था कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वैसे तो हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक है, हमारी अर्थ का जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारी अर्थ का रोटेशन हम रिवर्स कर दें, तो वो जो टाइमिंग वाले क्वेश्चंस जो थे उनमें आ जाता है। तो फिर हम जैसे हमने बोला था कि प्राइम मेरिडियन है ये हमारी, अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे तो हमें टाइम को ऐड करना है और वेस्ट साइड जाएंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अगर रोटेशन रिवर्स कर दी जाए तो जहाँ पे ऐड करना था वहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो हम वेस्ट साइड जाएंगे तो जहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना था वहाँ पर हमें ऐड करना है। ठीक है, ये है हमारा, अगर अर्थ का रोटेशन जो है वो रिवर्स कर दिया जाए तो ये चीज़ होगी वहाँ पे। ठीक है, और कल जो मैंने एक एमसीक्यू करवाया था आपको, उसमें शायद एक करेक्शन हो गई है। क्या था वो एमसीक्यू, उसके अंदर एक पॉइंट था हमारा कि सदर्न हेमिस्फेयर में, ये हमारी अर्थ है, ये सदर्न हेमिस्फेयर में, उसमें क्या था हमारा, ये बोला गया था अगर सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे है और शॉर्ट नाइट है, तो क्या हमें उसे विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी वो सही थी। तो क्या देखा था हमने, हम हमेशा जो टर्म देते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग देते हैं। तो देखिए, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होने का मतलब क्या है, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, हमारा समर है। ठीक है, समर हो गया। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस टाइम पे अपोजिट होगा, कि जैसा सदर्न हेमिस्फेयर में हमारी समर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा। और जो हम टर्म देते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अलोंग देते हैं, क्योंकि ड्यू टू लैंड मास एरिया है। असली जो लैंड मास एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं तो वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ही है, तो इसलिए हम उसको विंटर सोलिस्टिस ही बोलेंगे। तो वो स्टेटमेंट हमारी राइट है। ये हो गया आपका आज का। और कल से हम क्या देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है के जो कॉन्टिनेंट है क्या वो पहले भी ऐसे ही थे। ठीक है, तो उसकी जो जो थ्योरीज आएंगी वो आप देखते जाना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।